हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर आपका भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स का होगा और जितने भी एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर लिए हैं भाई पिछले 10 सालों में, तो उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम करेंगे। और आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है उसमें भाई हम नेशनल जीके हम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे नेशनल जीके हम कवर करेंगे, ठीक है। हिंदी का जो है सेक्शन भी दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे और इंग्लिश का सेक्शन भी हम इसमें कवर करेंगे। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो भी दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों जो मैथ और रीजनिंग का जो है वो अलग से हम जो है सेपरेट करेंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हम भाई जो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो आप साथ साथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे एक ही वीडियो में जब हम पूरा जो ये करेंगे तो काफ़ी लंबी लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा भाई नेशनल जीके, हिंदी और इंग्लिश जो कंप्यूटर वगैरह हैं, ठीक है, तो इन सभी को करेंगे। हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन हम फटाफट कर लेंगे। हालांकि दोस्तों हरियाणा जीके का अलग से जो आपका सेपरेट आपकी जो बैच बना रखा है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए उन सभी को कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग को छोड़ के इसमें जो है भाई हम पेपर नंबर जो है पहला एचएसएससी का पेपर नंबर पहला हम करेंगे। और हमारा जो टारगेट दोस्तों रहेगा पेपर जो आपका जब होगा, ठीक है, 2025 का जो सीईटी जो है दोस्तों लिया जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 150 प्लस जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स हम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये 200 तक भी आपका जा सकता है, ठीक है। तो 150 प्लस या 200 प्लस जो है जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सारे करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है भाई तो इसको जो है दोस्तों लाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला जो है दोस्तों ये पेपर है, ठीक है। तो एचएसएससी सीईटी का पहला पेपर हम पढ़ रहे हैं भाई। एचएसएससी सीईटी जो है दोस्तों उसके रिगार्डिंग 2025 की प्रिपरेशन के लिए हम अपना पहला जो है यहाँ पे टेस्ट ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं भाई, ठीक है दोस्तों। 2000 जो है 15 में आपका ये पेपर लिया गया था, तो ये हम कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है भाई बताओ फटाफट दोस्तों। हास्य गैस नाम जो है दिया गया है, तो हास्य गैस किसे कहते हैं भाई बताओ। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो दोस्तों जो नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है जिसको N2O हम बोलते हैं, ये आपकी हंसाने वाली गैस होती है, हास्य गैस होती है। इसके अलावा जो इस गैस का जो है दोस्तों यूज हम रॉकेट नोदक जो है उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। रॉकेट जो नोदक है उसमें हम ऑक्सीडाइजर के रूप में जो है दोस्तों यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। इस जो नाइट्रस ऑक्साइड की जो खोज है जो जोसेफ प्रिस्टले ने जो है दोस्तों यहाँ पे की थी, जोसेफ जो है प्रिस्टले ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है भाई। फटाफट दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन है भाई, यातायात सिग्नलों में यातायात के जो सिग्नल होते हैं उसमें लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई बताओ दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो लाल जो है बत्ती का प्रयोग क्यों करते हैं। ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई जो है दी जाती है, ये नहीं है। सुंदर दिखती है, नहीं भाई नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट है इसका जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी तक ये देखी जा सकती है। तो दोस्तों जब आप रेड लाइट देखते हो, आप देखते हो कि रेड लाइट है, ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी जो है दूरी से भी जो है अगर हम बहुत ज़्यादा दूरी पे खड़े हैं तो रेड लाइट है वो काफ़ी लंबी दूरी से भी हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, इसका रीज़न है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक होता है दोस्तों। और मतलब ये इसका क्योंकि जो ये जो कम प्रकीर्णित होती है, ठीक है, इसकी जो ये कम प्रकीर्णित होती है इसलिए जो है सबसे कम प्रकीर्णित होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है इसका सबसे अधिक होता है। इस वजह से लाल रंग जो है हमें सर्वाधिक दूरी से दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो ज्वलनशील है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जिसको हम CO कहते हैं, एक ज्वलनशील गैस है भाई, मतलब आग पकड़ लेती है। तो कौन सी गैस है वो ज्वलनशील है ये आपको बतानी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वही है जो भाई हम अंगीठी जलाते हैं अभी सर्दियों में, और सर्दियों में जो है अगर आप खिड़कियां बंद कर लें तो भाई जो गैस बनती है अंगीठी से जो निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो एक जहरीली गैस होती है। और जो है स्लीपिंग जो है मतलब यहाँ पे जो नींद में मृत्यु जो है
हो जाती है, पता भी नहीं चलता दोस्तों, दम घुटकर जो है नींद में मृत्यु हो जाती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से इतनी जहरीली होती है, तो कभी भी अंगीठी जो है जला के हमें जो है दोस्तों दरवाजे वगैरह ये बंद नहीं करने चाहिए, इनको विंडो को खोल देना चाहिए ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस ना बने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ज्वलनशील गैस हमें बतानी है भाई, हीलियम दोस्तों नहीं है भाई, गुब्बारों वगैरह इनमें भरते हैं हम। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है पानी में जो ये भी नहीं है, हाइड्रोजन जो है एक यहाँ पे ज्वलनशील आपकी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ज्वलनशील है क्योंकि यह जल का निर्माण करने के लिए शीघ्र ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? भाई बताओ दोस्तों, पौधे के किस भाग से हल्दी हमें मिलती है? जड़ से तो बिल्कुल नहीं, पुष्प जो है से भी नहीं मिलती हमें हल्दी, फल से भी नहीं मिलती, तो तना होता है एक। ठीक है, तो तना जो है दोस्तों क्या होता है, हल्दी जो है क्या होता है, एक तना होता है। ठीक है, और ये जो आपका कौन से जो है पौधे से, तो ये करक्यूमा लोंगा जो है पौधे के परकंदीय भूमिगत तने से प्राप्त की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परकंदीय जो आपकी ये होती है हल्दी, परकंदीय भूमिगत तना होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तना जो है भूमिगत जो है तना होता है। जिस प्रकार जो अदरक जो है दोस्तों एक तना है, भूमि से हमें मिलता है। आलू है वो भी एक तना है जो हमें भूमि से जो है दोस्तों मिलता है। प्याज, ये सारे जो है कि सारे तने हैं। ठीक है, हालांकि जो हल्दी है वो जिंजीबेरेकेसी जो है की प्रजाति की है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई फटाफट, जिंजी बेरेकेसी। ठीक है, तो इस प्रजाति की आपकी ये है। ठीक है, तो इसका जो अगर रंग की बात करें तो हल्का जो आपसे भी जानते हैं भाई, पीला पीला संतरी संतरी जो है इसका जो रंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजियोप्लास्टी जो है साफ़ करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो भाई बताओ, एंजियो जो है प्लास्टी साफ़ करने की प्रक्रिया है भाई, पित्त अस्मरी जिसको दोस्तों गाल स्टोन हम कहते हैं। ठीक है, उसको साफ़ करते हैं एंजियोप्लास्टी? नहीं भाई, मस्तिष्क के अर्बुद को, फुफ्फुस की रुकावट को। तो यहाँ पे जो अवरुद्ध जो है हृदय की जो धमनियाँ होती है भाई, अगर हमारी हृदय की धमनियाँ जो है दोस्तों उसमें रुकावट पैदा हो जाए, तो यहाँ पे जो है उसको साफ़ करने के लिए उस रुकावट को या बाधा को या फिर जो भी कचरा वगैरह या कुछ भी किसी भी जो है कारण से हृदय की धमनियाँ ब्लॉक हो जाती है, तो भाई एंजियोप्लास्टी जो किया जाता है ताकि भाई साफ़ किया जा सके इन धमनियों को। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य घटक आपको बताना है। तो दोस्तों हमारी जो नेचुरल जो गैस है प्राकृतिक गैस का, उसका मुख्य घटक हमें बताना है। मुख्य यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, हालांकि प्राकृतिक गैस के बहुत सारे जो है घटक हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है इसमें मीथेन पाई जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य रूप से जो है इसमें मीथेन पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो प्राकृतिक गैस है बहुत सारी जो है हाइड्रोकार्बन जो गैसेज होते हैं उसका मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से जो है क्या होती है भाई, मीथेन होती है। इसके अलावा जो है मीथेन के अलावा इसमें इथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पे हम देखें कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल है वो भी इसमें भाई अल्प मात्रा में आपकी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम H2S बोलते हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और नाइट्रोजन आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो जल की जो अल्प मात्रा इसमें होती है, इथेन, प्रोपेन जो है, इथेन भी हम कह सकते हैं, प्रोपेन भी जो हम इसमें जो है यहाँ पे इथेन प्रोपेन भी दोस्तों ये दोनों होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है इसमें जो है प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन आएगा, मुख्य जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जब किसी जो है दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो दोस्तों जब कोई भी जैसे ये चुंबक है इसके जो है हमने ब्रेक कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, तो आप सभी जानते हैं कि जो चुंबक है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल आपका होता है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो 2 अलग अलग से हमें ये मिलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कोई चुंबक होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो है दोनों होता है। तो जब हमें इसको ब्रेक किए 2 अलग अलग हमें यहाँ पे टुकड़े मिले, तो यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ जो है पोल आपका होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2 हमें छोटे छोटे पूरे के पूरे चुंबक हमें मिलेंगे। तो ये राइट आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी सारे जो है आपके गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ये इंग्लिश का आ गया भाई। फिल इन द ब्लैंक, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड
ब्लैंक द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ क्या इसमें भरें कि आपका जो ये कंप्लीट आपका बन जाए। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड प्रोवाइड आएगा, या फिर स्पेसिफाई आएगा, या फिर जो है कंटेन आएगा, डिक्लेयर। तो जो वैकेंसीज है उसको क्या करना चाहिए भाई, स्पेसिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें स्पेसिफाई आएगा, मतलब विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए हमें भाई एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, कि भाई इतनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है, प्रदान करना होता है, कंटेन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर भी नहीं आएगा। तो इसमें जो राइट यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों वो क्या होता है भाई, यहाँ पे स्पेसिफाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई आपका, इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चूज द वर्ड डेट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। तो यहाँ पे जो बोल्ड में जो आपका डार्क जो ये है, इसका जो मीनिंग आपको बताना है, बेस्ट जो एक्सप्रेस कर पाए वो मीनिंग। ठीक है, तो ईचिंग का जो है सबसे बेस्ट एक्सप्रेस करने वाला मीनिंग बताओ। आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़। तो ईचिंग का मतलब क्या होता है भाई, फील ओब्लिग्ड, या फिर फील रेस्टलेस, या फील सेटिस्फाइड, या फील जो है सिकली। तो आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ईचिंग का मतलब क्या होता है भाई, मैं मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ तुम्हें ये न्यूज़ बताने के लिए। तो इसमें भाई बताओ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैन मतलब इतना ज़्यादा बेचैन है कि भाई उसको कोई मतलब रेस्टलेस, ठीक है, तो मतलब रेस्ट ही नहीं लेना चाहता, तो मतलब फील रेस्टलेस इतना जो है। तो यहाँ पे ये जो बेस्ट एक्सप्रेस आएगा, ओब्लीड नहीं आएगा यहाँ पे, सेटिस्फाइड भी नहीं आएगा, सिकली भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो फील रेस्टलेस इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग ए प्रीपोस्टीरियस प्राइस फॉर द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर आस्किंग ए प्रीपोस्टीरियस प्राइस फॉर द वर्क। प्रीपोस्टीरियस का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका बेस्ट एक्सप्रेस करने वाला मीनिंग बताओ भाई, अबस्टर्ड होगा, या लो होगा, या फिर अनरियलिस्टिक होगा, या फिर अनरीजनेबल होगा। ठीक है, तो भाई इसमें जो दोस्तों इसमें जो प्रीपोस्टीरियस का मतलब होता है भाई, मतलब ऐसी जो यहाँ पे मांग करना जो मतलब यहाँ पे संगत नहीं है। ठीक है, जो निरर्थक है, ऐसे हम कह सकते हैं। कंप्लीटली अनरीजनेबल जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे, मतलब जिसका कोई मतलब रिजनेबल प्राइस, जैसे रिजनेबल प्राइस नहीं है इसका। ठीक है, तो ये हम कहेंगे अनरीजनेबल जो है प्राइस। ठीक है, तो ये जो है सही रहेगा। आपने जो है भाई कई बार जब शॉपकीपर पे जाते हो या कोई भी जो शोरूम में जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो ना भाई, रिजनेबल प्राइस जो है में आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से रिजनेबल प्राइस या उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनरीजनेबल। तो प्रीपोस्टीरियस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दे आर आस्किंग ए अनरीजनेबल प्राइस फॉर द वर्क। मतलब ऐसा प्राइस की डिमांड कर रहे हैं जो मतलब भाई संगत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये सारा आपका हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अनरीजनेबल हो गया। आउटरेजियस का भी इसका एक मीनिंग होता है, आउटरेजियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, आउटरेजियस। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड इन द बोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोल्ड वर्ड है उसका हमें अपोजिट वर्ड अब की बार बताना है। ठीक है भाई, यहाँ पे अपोजिट पूछा है तो दोस्तों आपको अपोजिट ही बताना है जो बोल्ड वर्ड है। तो भाई बताओ, कृष्णाज रिमार्क्स इनफ्यूरेटेड चेतन। तो यहाँ पे इनफ्यूरेटेड का मतलब क्या होता है भाई, इनफ्यूरेटेड का मतलब होता है भाई किसी को क्रोध जो है दिलाना। ठीक है, क्रोध जो है क्रोधित करना। तो भाई बताओ दोस्तों, यहाँ पे साइलेंस भी नहीं होगा, खामोशी होगा। इंसल्ट करना किसी की, ये भी नहीं होगा। सेटिस्फाइज मतलब यहाँ पे संतोष होता है। ठीक है, और सूद्ड, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सूदी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे शांत करना। कृष्णाज रिमार्क्स इनफ्यूरेटेड जो है चेतन, क्योंकि इसमें जो अपोजिट हमें बताना है। ठीक है, तो इनफ्यूरेटेड का जो अपोजिट आपका क्या हो जाएगा भाई, सूदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सूदी का मतलब शांत करना होता है। इनफ्यूरेटेड का मतलब क्रोध जो है दिलाना, किसी को क्रोधित करना। एक तरफ यहाँ पे ये क्रोधित है, ठीक है भाई, किसी को क्रोधित जो है करना, और एक तरफ है यहाँ पे किसी को शांत करना। तो ये अपोजिट बताना। तो इसमें जो अपोजिट आपका ये हो जाएगा, इनफ्यूरेटेड का सूदिड आ जाएगा आपका। ठीक है, सूदी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला जो है ये भी आपको अपोजिट बताना है, रिपल्सिव जो है।
रिपल्सिव तो आपसे भी जानते भाई अट्रैक्शन जो है और रिपल्सन, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण आपने सुना होगा भाई। तो रिपल्सन का मतलब क्या होता है भाई प्रतिकर्षण, और आकर्षण का मतलब क्या होता है अट्रैक्शन, ठीक है। कोई चीज़ रिपल्सिव है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका ये अट्रैक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो है भाई, चूज द अल्टरनेटिव इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पे दोस्तों ईडियम और फ्रेजेस भी देखो यहाँ पे पूछा है। तो ईडियम फ्रेज बताओ भाई, रूट एंड ब्रांच, ठीक है भाई। रूट एंड ब्रांच का मतलब रूट भी है और ब्रांच भी है, ठीक है, मतलब जड़ और यहाँ पे टहनियाँ सभी आपका आ गया भाई। कोई भी चीज़ है उसमें रूट भी उसमें शामिल होगी और सारी ब्रांचेस भी है, तो मतलब पूरी सारी चीज़ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एंड ब्रांच जो ईडियम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली इसका राइट आंसर होगा। टू कलेक्ट नहीं होगा, टू सेट ए अब्लेस नहीं होगा, टू टेक हिंट भी आपका ये नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे है, ये भी आपका ईडियम्स एंड फ्रेज आपको बताना है। विल्ड गूज चेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बताओ विल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे विल्ड गूज चेज मतलब एक ऐसी जो है चेज करना जो मतलब जो निरर्थक जो है हो, मतलब किसी ऐसी चीज़ की मांग करना, मतलब जो हो ही ना सको, ठीक है, जो हो ही ना सके, इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो जैसे तो इसमें बताओ भाई, इमरजेंसी नहीं होगा, कॉन्शियस ऑफ नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो एक ही चीज़ बचेगा। विल्ड गोज चेज का मतलब ए फुटाइल एंड फुलिश सर्च, ठीक है। एक ऐसी जो है सर्च करना, मतलब जो भाई मतलब वो हो ही ना सके, ठीक है। जो फुलिश जो है सर्च या फुटाइल, जिसका कोई अर्थ ना निकले। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जो है आपको ब्लैंक फिल करना है भाई। द गुड आर ऑफन ब्लैंक विद देयर बोन्स। तो भाई बताओ दोस्तों इसमें ब्यूरी, एंटर्ड, कवर या एग्ज्यूम्ड। जो इसमें द गुड आर ऑफन यहाँ पे ब्लैंक विद देयर बोन्स, तो इसमें बताओ क्या इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं एंटर का मतलब क्या होता है, कोई भी जो पर्सन है उसको ब्यूरी करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म आपके यहाँ पे आई है इंटर, INTER, इंटर्ड। तो इंटर की सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे इंटर्ड हो गया। और इंटर का मतलब क्या होता है, INTER। इंटर का मतलब यहाँ पे किसी को एंटर करना, मतलब जैसे खाई गोदी उसको एंटर कर देना, किसी को मतलब दफना देना। तो एक प्रकार से ऐसे याद कर सकते हैं, इंटर का मतलब यहाँ पे किसी मृत व्यक्ति को जो है दफनाना, ठीक है। तो यहाँ पे द गुड आर ऑफन जो है इंटर्ड विद देयर बोन्स, ठीक है। तो जो बोन्स है उसके साथ यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एंटर्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, एंटर्ड आ जाएगा भाई, ठीक है। और एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक जो वर्ड है एक्ज्यूम, एक्ज्यूम का मतलब होता है टू रिमूव ए डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हटाना, जैसे कोई भी दफनाई हुई चीज़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दफना दी, तो इस दफनाई हुई चीज़ को भाई यहाँ पे रिमूव करना, हटाना, यहाँ से निकालना, तो उसको बोलते हैं एक्ज्यूम्ड। और इंटर्ड जो है का मतलब क्या होता है, किसी को दफनाना, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हम कह सकते हैं। इंटर का जो है, इंटर्ड का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्ज्यूम्ड, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट है, बुरी और कवर यहाँ पे हो जाएगा। बुरी का मतलब भी यहाँ पे दफनाना ही होता है भाई, ठीक है। बट इंटर्ड इसमें जो है यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो स्पेलिंग जो एक दोस्तों यहाँ पे आपके पूछी जाती है, तो HSSC में आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों किस टाइप से आपके इंग्लिश ग्रामर के जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वोकेबलरी वाला जो सेक्शन जो है मोस्टली आपका आता है। इडियम्स फ्रेजेस यहाँ पे पूछी जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे आ रही है। तो इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है और अपनी तैयारी करना है भाई बूस्टअप। तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना भाई, कैलकुलेट। तो कैलकुलेट की तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकुलेट यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है। गैस्टिकुलेट भी सही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये वैक्यूलेट जो है ये आपकी स्पेलिंग गलत है। तो भाई वैक्यूलेट की जो है सही स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों, VACILL आएगा इसमें ATE, ठीक है, वैक्यूलेट। तो वैक्यूलेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो दोस्तों, टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियन और थॉट्स अबाउट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका मीनिंग हो जाएगा, आर्टिकुलेट हो जाएगा भाई, टू एक्सप्रेस क्लियरली इन द वर्ड्स। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है भाई, स्पष्ट जो है शब्दों में जो है कोई बात है उसको एक्सप्रेस करना। गैस्टिकुलेट हो गया
भाई अपने जो हाथों को हिला के किसी को इशारों में जो है बताना, गेस्टिकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो है 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें रोंगली स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको। तो भाई केयरफुल, स्किलफुल, ब्यूटीफुल या अनमाइंडफुल। तो इसमें जो स्किलफुल जो है, इसमें दोस्तों आपका स्किलफुल, केयरफुल एकदम सही है, ठीक है, ब्यूटीफुल भी सही है, अनमाइंडफुल भी आपका सही है। बट यहाँ पे जो स्किलफुल की जो स्पेलिंग है वो आपकी मिस्टेक है। स्किलफुल की जो है स्पेलिंग क्या आएगी दोस्तों, SKIL। तो यहाँ पे जो FULL की बजाय यहाँ पे एक L आएगा, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर भाई स्किलफुल, ठीक है। स्किलफुल का मतलब जो है क्या होता है भाई, कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को करने में निपुण है, ठीक है, उसको सक्षम है भाई उस चीज़ को करने में, उसको बोलते हैं स्किलफुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अनमाइंडफुल क्या होता है, नॉट गिविंग अटेंशन टू द समथिंग, मीन्स जो है किसी के प्रति यहाँ पे अटेंशन नहीं देना, ठीक है, अनमाइंडफुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई इंग्लिश सेक्शन हो गया। नाउ हम हिंदी का जो सेक्शन करेंगे, सिर दर्द। सिर दर्द में जो है दोस्तों कौन सा जो है ये जो समास है ये आपको बताना है। तो सिर दर्द का जो जब हम इसको जो है दोस्तों संधि विच्छेद करके देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो सिर दर्द का मतलब होता है सिर का दर्द, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें जो विभक्तियाँ जो है जो भी आ जाए भाई, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान। तो ये जो जितनी भी विभक्तियाँ जो आ जाती है दोस्तों जब हम ये ब्रेक करते हैं, तो भाई उसमें मोस्टली आपका तत्पुरुष समास उसमें होता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पुरुष जो है पद है वो क्या है, गौण है। उत्तर प्रदेश में जो है क्या होता है भाई, प्रधान होता है। तो दर्द है किसका भाई, सिर का। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास यहाँ पे दोस्तों रहने वाला है, कर्मधारी है, अवयवी भाव और बहुब्री जो है समास ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्न पंक्तियों में से प्रयुक्त रस जो आपको बताना है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे रस वगैरह जो है ये भी पूछ लेती है, जैसे शोभित कर नवनीत लिए घुटोरुनु चलत रेन तन मंडित मुख दधी लेप किए। तो भाई बताओ दोस्तों इसमें कैसा रस है, ठीक है। तो इसमें शांत रस है, या वीरता की बात हो रही है, या फिर श्रृंगार की बात हो रही है, या फिर इसमें वात्सल्य की जो है बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा जो है रस आपका आएगा, तो यहाँ पे जो वात्सल्य रस वो होता है भाई छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनकी तोतली जो बोली होती है, ठीक है, उनकी जो चेष्टा, उनके जो कार्यकलाप होते हैं, उनको देखकर जो भी उनके प्रति प्यार आता है उसको हम बोलते हैं भाई वात्सल्य रस, ठीक है। जैसे माता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम वात्सल्य रस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या छोटे बच्चों के प्रति जो है प्यार होता है वो वात्सल्य रस उसमें होता है। तो इसमें जो जब हम इसको पढ़ते हैं भाई, शोभित कर नवनीत लिए घुटोरुनु चलत रेन तन मंडित मुख दधी लेप, जो यहाँ पे जैसे मुख के ऊपर वो दही लेपना, ठीक है, बच्चे का, और यहाँ पे घुटनों पे यहाँ पे चलना। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे जो है भाई करते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों के जो है प्रति ये है तो वात्सल्य रस इसमें भाई आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम करेंगे अर्जुन जो है का पर्यायवाची आपको बताना है। तो भाई बताओ दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो है आपका ये है भाई, अर्जुन का जो पर्यायवाची का मतलब सेम अर्थ, ठीक है। तो अर्जुन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं भाई अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। पर्यायवाची का मतलब सेम जो अर्थ जो है होते हैं। तो पार्थ जो है दोस्तों इसका मतलब भी क्या होता है, अर्जुन होता है, ठीक है। जो कुंती का जो पुत्र था उसको जो हम कौनते बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये भी इसका मतलब भी कौनते भाई, कुंती का पुत्र, यहाँ पे अर्जुन हो जाएगा। सव्यसाची जो है इसका मतलब हो जाएगा सव्यसाची, ठीक है, सव्यसाची। तो ऐसे इस प्रकार से जो सारे अर्थ यहाँ पे हो जाएंगे। तो पार्थ जिसमें से एक है, ठीक है। तो अनूठा भाई नहीं है, धवांत नहीं है, अवसव भी नहीं है, पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इत्यादि में संधि विच्छेद आपका बताना है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे एचएससी में संधि विच्छेद हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गए, ये सारे क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं। तो इत्यादि, इति प्लस में जो आदि जो है ये आपका बनेगा इत्यादि, ठीक है, इति प्लस में आदि। और इसमें कौन सी संधि बनेगी भाई इत्यादि में, तो यहाँ पे जो दोस्तों यण संधि आपकी इसमें बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो है ये जो आपका छोटी ई और प्लस में आ या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है या, और जो तय है इसका आधा हो जाएगा दोस्तों इत यहाँ पे, और ये ई और आ क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, और दी का दी रहेगा। तो इत्यादि ये ऐसा जो है यण संधि में आपका होता है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इति प्लस में आदि इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे जो है इसको स्वर संधि भी हम कह सकते हैं दोस्तों। स्वर संधि के ही भेद आपके ये सारे हैं। व्यंजन संधि होती है आपकी विसर्ग संधि, तो स्वर संधि का ही आपका ये है। अगर इसमें स्वर होता है तो स्वर संधि हम कहते हैं, ठीक है। बाकी जो इत्यादि जो है ये आपकी यण संधि, चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों यण संधि का जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यण संधि है। अगर जो है कोई भी जो अगर ई या फिर जो ई या बड़ी ई के बाद में आपका जो है कोई भी भिन्न स्वर आपका आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, तो उसमें जो आपका ये ई या ई जो या बड़ी ई है इसका यह बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ और बड़ा ऊ का जो है क्या बनेगा यहाँ पे दोस्तों, वह बनेगा। और जो यहाँ पे री जो है री ऋषि, ठीक है, उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो री का जो है रै बन जाएगा। तो ये जो है जो आपकी यण संधि का जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पे एक आधा एग्जाम्पल और यहाँ पे लें तो यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यद्यपि, ठीक है, यद्यपि जो है इसमें भी आपका कौन सा संधि है। यद्यपि को हम यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यद्यपि में जो है दोस्तों यहाँ पे यदि जो है प्लस में यहाँ पे यदि जो है प्लस में अपी बनेगा। अगर इसका जो विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस में अपी क्या हो गया, यद्यपि। इसमें आप देख रहे हैं कि भाई छोटी ई और प्लस में ए, ई और ई के ई या ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे यह बन जाएगा। और ये जो यहाँ पे द है आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये द आधा हो गया, ठीक है। और ई और यहाँ पे ए का या बन गया, ठीक है, यद्यपि यह बन गया, सॉरी। तो यहाँ पे ये यह बन गया, पी का पी रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं भाई यण संधि। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला जो है शब्द आपको बताना है भाई। बताओ प्रति जो है द्वंद्विता, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों ये सही है आपका प्रतिद्वंद्विता जो है, ऐसे लिखेंगे प्रतिद्वंद्विता, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, ये दो व्यय छोटे व्यय आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इष्ट का जो है विलोम आपको बताना है भाई, उल्टा बताना है। इष्ट का क्या होता है दोस्तों, अनिष्ट, ठीक है भाई। अनिष्ट होना, बुरा होना, और इष्ट मीन्स यहाँ पे अच्छा होना। तो ये हमारे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलंकार आपको पहचानना है। तो दोस्तों तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बरुच्छाए। तो यहाँ पे जो तय जो है वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रही है। जब भी ऐसी जो है कोई भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई उसमें हमेशा अनुप्रास अलंकार आपका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे निम्न से कौन सा उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग भी यहाँ पे पूछा जाता है भाई। उपसर्ग जो है इसमें बताओ दोस्तों कौन सा है। तो इसमें कौन में से उपसर्ग जो है सही रहित, जो उपसर्ग जो है रहित शब्द आपको बताना है। तो भाई बताओ दोस्तों किस में जो है उपसर्ग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जो है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्षत्रिय जो है उसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। क्षत्रिय जो है इसमें जो है आपका उपसर्ग नहीं है। बाकी जो है जैसे इसमें निर जो है उपसर्ग है निरक्षर में, ठीक है। चिरकाल में चिर उपसर्ग है, ठीक है। उत्तेजना में उत उपसर्ग है, ठीक है। उत इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें निर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है चिर हो जाएगा, ठीक है। चिर प्लस में काल, ये सारे उपसर्ग जो आगे लगते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं भाई, उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे चिर प्लस काल जो है ये तो चिरकाल बना आपका, ठीक है। तो इसमें जो आपका आगे लग रहा है वो आपके उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो क्षत्रिय है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आगे एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पित्रादेश में संधि आपको बताना है। पित्र जो है प्लस में आदेश। तो दोस्तों पित्रादेश में कौन सी संधि है भाई बताओ। तो यहाँ पे जो है पितृ जो है प्लस में आदेश, पित्रादेश, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये पितृ गलत लिख दिया, यहाँ पे पितृ ऐसे आएगा, पितृ प्लस में आदेश, पित्रादेश, ठीक है। तो इसमें देखो री आ गया और री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आपका क्या बन जाता है, रै बनेगा, ठीक है। और ये क्या बताया था, यण संधि में आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इसमें यण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यण संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे री प्लस में और रा बन जाएगा, ठीक है। तो पित्रा जो है ये आपका बनेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। मुहावरा भी इसमें पूछा गया है। तो मतलब घाट घाट का पानी पीना मतलब भाई बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न से कौन सा संविधान के जो है संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की। दोस्तों यहाँ पे नेशनल जीके के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं भाई, यहाँ पे नेशनल जीके हम कर रहे हैं। तो संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जो है त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है कायम यहाँ पे की गई। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो 73 जो है संविधान संशोधन हमारा हुआ और उसी के तहत ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों आपका, ये कब हुआ था? ये आपका 1992 में जो है आपका किया गया था। हालांकि लागू जो है दोस्तों 1993 से आपका ये हुआ था। ठीक है, तो ये जो आपका किससे रिलेटेड है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो लागू 1993 में हुआ। ठीक है, तो जो भाई गाँवों में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है वो उसका जो है यहाँ पे दर्जा देता है संविधान हमारा। ठीक है, जिसमें 3 स्तर जो है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और दोस्तों यहाँ पे ग्राम स्तर पर जो है पंचायतों के ढांचों का जो है उसके बाद में निर्माण हुआ इस अधिनियम के तहत। ठीक है भाई, किस किस स्तर पर? ये आपका जो 3 स्तर पे होता है दोस्तों। सबसे जो पहला जो निम्न जो स्तर होता है वो ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिला स्तर पर जो है ये आपका फिर ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपका जो है नेक्स्ट यहाँ पे जिला स्तर पर। ठीक है, तो 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तर आपका, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों बात करें जो पंचायत जो है हमारे, ठीक है, तो ये आपके कौन से जो है भाग में है? तो ये भाग नंबर 9 में आते हैं। पंचायत जो पंचायती राज जो अधिनियम है आपका, जो इसमें आर्टिकल की बात करें भाई, ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल है वो 243 से शुरू होते हैं और 243 ओ तक चलते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखने हैं पंचायतों से रिलेटेड। और पंचायतों से रिलेटेड पंचायतें हैं हमारी कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? तो 11वीं अनुसूची में ये आपकी हैं। ठीक है, तो नगर पालिकाएँ अलग हो जाएंगी, पंचायतें आपकी अलग हो जाएंगे और भाग नंबर 9 में आपकी पंचायतें हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका आर्टिकल याद रखना है। सूची अनुसूची यहाँ पे शेड्यूल जो है 11वीं जो है शेड्यूल हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पर्यावरण जो है सुरक्षा अधिनियम जो है लागू। एक अधिनियम जरूर आपका एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो पर्यावरण से रिलेटेड जो है अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1986 में जो है ये अधिनियम हमारा जो है लागू किया गया था। तो ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं, पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। नेक्स्ट में यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपका, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो एक इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आते हैं, भाई बताओ भारत का जो है कृषि का अनुसंधान संस्थान हमारा जो है जिसको IARI कहते हैं, ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हमारा नई दिल्ली में आपका स्थित है। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, तो पहले जो है दोस्तों इसे पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता था, पूसा संस्थान के नाम से इसको जाना जाता था भाई, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पहले पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और मूल रूप से इसकी जो स्थापना जो है दोस्तों पूसा बिहार में हुई थी। ठीक है, तो पूसा जो है यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, मूल रूप से इसकी जो है बिहार में पूसा नामक जो स्थान है 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनुसंधान संस्थान अगर हम यहाँ पे करें दोस्तों, फटाफट अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे गेहूं का जो है अनुसंधान संस्थान यहाँ पे कहाँ पे है? तो गेहूं का जो अनुसंधान संस्थान अपने हरियाणा के जो है दोस्तों करनाल में है। ठीक है, तो गेहूं का अनुसंधान जो है निदेशालय कहाँ पे है दोस्तों? जिसको DWR जो है हम बोलते हैं, DWR। ठीक है, तो गेहूं का अनुसंधान जो है निदेशालय आपके जो है दोस्तों करनाल में है। चावल का यहाँ पे पूछे तो चावल का अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये नेशनल लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे है, तो ये आपका चावल का अनुसंधान संस्थान आपका कटक में है दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है संस्थान आपका कहाँ पे है? कटक में। अगर बात करें आलू का, ठीक है दोस्तों, आलू का शिमला में है। आलू का कहाँ पे है दोस्तों अनुसंधान संस्थान जो है नेशनल लेवल पे यहाँ पे बातें चल रही है। तो भाई आलू का है दोस्तों, ये फटाफट याद रखो। आलू का शिमला जो है, शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है भाई। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अगर हम यहाँ पे कपास का अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कपास का दोस्तों नागपुर में है। ठीक है, नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है। दाल का जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई? तो केंद्रीय जो है दाल अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये कानपुर में है।
ठीक है, कानपुर में दाल का है। कपास जो है नागपुर में है। ठीक है, तिलहन जो है का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई? तिलहन का अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में पड़ेगा, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में क्या है भाई? तिलहन का जो है अनुसंधान निदेशालय है। ठीक है, एक हैदराबाद में सोरघम का भी है, सोरघम का जो है अनुसंधान हैदराबाद में है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बात करें सोयाबीन का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई? सोयाबीन का संस्थान जो है दोस्तों आपका इंदौर भोपाल यहाँ पे हो जाएगा, इंदौर में है दोस्तों। इंदौर में जो है आपका हो जाएगा सोयाबीन का। मूंगफली का कहाँ पे है? मूंगफली का जो है दोस्तों आपका जूनागढ़ में है। ठीक है, ये सारे अनुसंधान संस्थान है भाई। और दोस्तों मक्का की जो है बात करें तो मक्का का जो है दिल्ली में है दोस्तों। मक्का का कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? कृषि का अनुसंधान संस्थान भी दिल्ली में ही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन जो है बैंक कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हमने अभी ये बात किया था, गेहूं का अनुसंधान संस्थान या जीन बैंक आ जाए तो वो आपका करनाल में स्थित है, और ये नेशनल लेवल पे आपका हो जाएगा भाई हरियाणा में। करनाल कहाँ पे है भाई दोस्तों? हमारा, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपके, ये भाई 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो भारतीय हरित न्यायाधिकरण जो है अधिनियम जो है दोस्तों इसको कहते हैं। तो भारतीय हरित जो है न्यायाधिकरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यायाधिकरण अधिनियम, इसकी जो स्थापना जो है आपकी 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 18 अक्टूबर 2010 में आपको ये याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की। एक योजना दोस्तों आपकी नेशनल लेवल पे भी पूछ ली जाती है और हरियाणा लेवल पे भी आपकी योजनाओं से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए योजना भैया आप जरूर पढ़ना। ठीक है, तो 14 अप्रैल 2016 की बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई ग्रामोदय से लेकर भारत उदय, मतलब जब ग्राम का जो है गांव का उदय होगा तभी तो अपने पूरे भारत का उदय होगा। तो ये अभियान जो है इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी महू मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, महू मध्य प्रदेश से ये जो है अभियान की शुरुआत की गई थी, महू मध्य प्रदेश में। और ये जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती 125वीं थी, उसी के अवसर पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। भाई गांव का जब उदय होगा तभी भारत का उदय होगा। 14 अप्रैल 2016 जो है दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगले एग्जाम में डेट भी पूछा जा सकता है, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, सिंहस्थ जो है कुंभ 2016 किस राज्य में आयोजित आपका हुआ भाई? तो दोस्तों यहाँ पे बताओ, सिंहस्थ जो कुंभ मेला 2016, तो 2016 का जो सिंहस्थ जो कुंभ मेला है दोस्तों, अभी आपने देखा कि प्रयागराज में आपका जो कुंभ का मेला, अभी जो आपने जो बातें सुनी होगी भाई, अभी जो आपका चल रहा है, तो लेकिन जो सिंहस्थ जो कुंभ मेला जो 2016 जो है वो आपका मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदुओं का जो है धार्मिक जो है समारोह है ये कुंभ का मेला, और दोस्तों इसका आयोजन है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो है क्षिप्रा नदी, यहाँ पे कहाँ पे किया गया था इस टाइम? क्षिप्रा जो है नदी है उस पर किया गया था। ठीक है भाई, क्षिप्रा नदी पे किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 12 वर्षों में एक बार जो है कुंभ का मेला आता है। ठीक है, एक बार, और इसका जो आयोजन है दोस्तों यहाँ पे जो है 2016 में यहाँ पे उस टाइम किया गया था। हालांकि 2024 का कुंभ का मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ पे आपका किया जा रहा है भाई? कमेंट बॉक्स में छाप दो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 हेक्टेयर जो है भूमि में कितने एकड़ जो आपके होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बताओ 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो हेक्टेयर में एकड़ पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 हेक्टेयर जो होता है उसमें कितने एकड़ होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में आपके जो है भाई लगभग जो है 2 से 1/2 एकड़ आपके होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। तो 1 हेक्टेयर में जो है 2 से 1/2, ठीक है, 2.5 जो एकड़ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के लगभग आपके होते हैं दोस्तों, 2.5 एकड़। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 2015-16 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके कौन थे? तो भाई इस टाइम से आपको ये ध्यान रखना, और अभी प्रेजेंट में कौन है कमेंट बॉक्स में बताओ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों, नीति आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के जो है। ठीक है, तो उस टाइम जो है दोस्तों अरविंद पनघड़िया जो है ये उपाध्यक्ष है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में कौन है वो आप बताओ भाई।
नीति आयोग के जो अध्यक्ष क्या राजीव कुमार है या फिर कोई और जो है बना दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, बताओ भाई। तो यहाँ पे 2015-16 में तो आपके अरविंद पनघड़िया थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है NLRMP का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। NLRMP का मतलब, तो इसका मतलब होता है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो एक जो फुल फॉर्म भी HSSC पूछती है भाई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, NLRMP। ठीक है, इसका मतलब नेशनल, L मतलब यहाँ पे लैंड, R का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड, M का मतलब यहाँ मॉडर्नाइजेशन होता है, P का मतलब मतलब नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, NLRMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है भाई आपका। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका, और दोस्तों इस जो नेशनल लैंड कार्यक्रम मॉडर्नाइजेशन जो प्रोग्राम है, इसका मतलब ये तो होता है 2008 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगस्त 2008 से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी जो है पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति आपकी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका, और ये एग्जाम में आपका जरूर पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड है। तो कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सबसे पहली समिति थी भाई। पंचायतों का विकास होगा तो ऐसा सुझाव देने वाली पहली जो समिति जो है वो बलवंत राय मेहता समिति थी, कि भाई पंचायतों के विकास के लिए सुझाव इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें कि 1957 में भारत सरकार द्वारा जो आपकी ये नियुक्त की गई थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है, योजना की स्थापना की सिफारिश करने वाली पहली जो समिति थी भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो ये समिति थी जो पंचायतों के विकास के लिए सुझाव इन्होंने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है ये आपका कब प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है आपकी कब प्राप्त हुई थी, कब जो है शुरू हुई थी, ये आपकी 2005 में हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण जो है रोजगार गारंटी, जिससे हम मनरेगा कहते हैं, इसको बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है योजना, इसको किया गया भाई। ठीक है, तो पहले जो है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसको कहा जाता था। फिर बाद में जैसे यहाँ पे पहले महात्मा गांधी ये नहीं था वर्ड, पहले इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था। बाद में महात्मा गांधी ये हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो स्कीम है दोस्तों, इसकी जो प्रारंभ है वो 25 अगस्त से शुरू हुआ था। 25 अगस्त 2005 से जो है ये मनरेगा जो है स्कीम, जिसको हम कहते हैं MG यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं भाई, MGNREGS, ठीक है, GS। तो यहाँ पे ये हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, और समाज में सुरक्षा योजना है, और जो ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और यहाँ पे आजीविका जो है प्रदान करने के लिए आपकी जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पहली कृषि जो है संगणना कब हुई थी। तो भाई जो कृषि से रिलेटेड जो है पहली जो गणना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों 1970-71 में जो है पहली जो है कृषि से रिलेटेड आपकी गणना हुई थी। ये आपका डायरेक्ट आपको पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में एक बार की जाती है। तो पहली जो कृषि से रिलेटेड गणना 1970-71 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो राष्ट्रीय जो है लेवल पे जो है डेयरी का अनुसंधान संस्थान आपका भाई करनाल में है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी कई यहाँ पे करें तो दोस्तों यहाँ पे 1955 में इसकी स्थापना अपने हरियाणा के जो है करनाल में हुई थी। लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में ही हो चुकी थी। ठीक है, तो 1923 में जो है बेंगलोर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको जो मूल रूप से पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में जाना जाता था इसे 1923 में, जब ये बेंगलुरु में जो फिर बाद में दोस्तों ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था 1955 में। ठीक है, तो 1955 जो है आपका ये हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, 1923 में इसको मूल रूप से जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जब मूल रूप से जब इसकी स्थापना बेंगलोर में की गई थी तो उस टाइम जो है इसका नाम क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा जो है
करनाल में और भी जो है हमारे, जैसे हमने बात किया कि डेयरी का तो अनुसंधान संस्थान है ही है, गेहूं का भी अनुसंधान संस्थान हमारे करनाल में है दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी जो संस्थान यहाँ पे वो करनाल में है। करनाल में कौन कौन से संस्थान है भाई, एक तो आपका डेयरी का हो गया दोस्तों, एक है आपका जो है गेहूं का भी करनाल में है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें इसके अलावा गेहूं का और राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान जो है वो भी आपका यहीं पे है। राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ पे करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी, ठीक है, अनुवंशिकी जो है संस्थान, अनुवंशिकी पशु अनुवंशिकी संस्थान नेशनल लेवल का वो भी करनाल में है। और केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। केंद्रीय नेशनल लेवल पे जो मिट्टी की लवणता जो है, लवणता का अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है, करनाल में। नेक्स्ट यहाँ पे नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है भाई कृष्णा नदी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा नदी। जो भाई नागा अर्जुन सागर जो बांध है वो आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एक बांध आपका ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे हमारा दोस्तों हरियाणा जीके के स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं भाई हरियाणा जीके की तो हमने अलग से सेपरेट जो है वीडियो आपकी आती है, जिसमें 2014 से लेकर 24 तक के हम पिछले 10 वर्षों के हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके भाई आ चुके हैं दोस्तों। नेशनल जीके, हिंदी, इंग्लिश और आपकी कंप्यूटर वगैरह ये सारी जो है क्लासेस आपकी भाई हो चुकी है। तो ये सारे हरियाणा जीके के हैं भाई। तो ये आपका आज का जो पहला पेपर आपका हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार आपके कौन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत के जो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो 2 बार रहे हुए हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, जो कि भाई आपके 1962 में 1952 में सबसे पहले जो ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, 1952 से 62 तक आपके रहे थे। फिर 1962 से जो है 67 तक आपके ये रहे थे भाई 2 बार, ठीक है। एक दूसरे जो आपके हैं, तो दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट एक हमारे डॉक्टर हमीद अंसारी ये भी रहे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर हमीद अंसारी ये भी 2 बार आपके जो वाइस प्रेसिडेंट आपके रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भाई। डॉक्टर हमीद अंसारी जो है 2007 से जो है 12 में आपके रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में 2012 से जो है 2012 से फिर ये 17 तक रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखने, तो 2 ऐसे जो हैं आपके ये हैं वाइस प्रेसिडेंट जिनका कार्यकाल लगातार मतलब ये 2 बार आपके ये रहे हैं, ठीक है, 2 बार आपके उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये अभी इसमें जो है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी आपके थे, ठीक है। और 1962 में जो है दोस्तों ये बने थे प्रेसिडेंट। 1962 में ये आपके हमारे दूसरे जो है राष्ट्रपति आपके बने हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं की जो स्मृति में दोस्तों हम 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम बनाते हैं, ठीक है। तो 5 सितंबर को हम अध्यापक दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा निम्न में से कौन सी जो है आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। तो आर्थिक क्रिया आपको बतानी है भाई, ये आपका जो दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का है। तो आर्थिक क्रिया मतलब यहाँ पे अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, भाई अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, ये आर्थिक क्रिया बिल्कुल बनेगी, पैसे ले रहा है पढ़ाने के, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा है तो उसमें भी पैसे लेगा, ठीक है। अपने निवास से परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करा रहा अध्यापक, अपने घर से भाई परामर्श सेवाएँ जो दे रहा है, ठीक है भाई, गाइडलाइंस जो दे रहा है या गाइडेंस जो दे रहा है, ठीक है, तो वो भी उसके भी भाई पैसे लेते हैं टीचर्स। तो यहाँ पे घर में अपनी बेटी को जो पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे ये एक आर्थिक क्रिया नहीं है भाई, अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई भी यहाँ पे खर्चा वगैरह नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1999 में कारगिल में सैनिक कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था। तो भाई 1999 में जो कारगिल में आपका जो सैनिक कार्यवाही हुई थी भाई, उसको हम ऑपरेशन जो है विजय के नाम से जानते हैं भाई। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी जो घुसपैठियों ने जो है कारगिल क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे घुसपैठ कर ली थी और इसको मुक्त कराने के लिए हमने ऑपरेशन जो है विजय शुरू किया था 1999 में, जो कि आपका मई और जुलाई के महीने में आपका चला था भाई, ठीक है। तो मई से जुलाई तक आपका ये 1999 में आपका चला था दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन जो है विजय, ठीक है। कारगिल जो है क्षेत्र में घुसपैठ को जो रोकने के लिए। और आप सभी जानते हैं इसमें जो है कश्मीर के कारगिल ज़िले के साथ साथ यहाँ पे जो LOC जो रेखा जो है यहाँ पे भाई कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य आपका ये हुआ था,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई आपका 72, फेमिना मिस इंडिया 2000 जो है 16 आपकी कौन थी? तो भाई ये प्रियदर्शी जो है चटर्जी थी। ठीक है, 2024 की भाई कौन बनी है? तो वो आपको बताओ भाई। फेमिना जो है मिस इंडिया 2016 आपकी प्रियदर्शनी चटर्जी जी थी। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर जो है एक प्रस्तावित किया, तो इस वर्ष तक जो है किया दोस्तों। तो इस टाइम जब ये हुआ था तो 2022 तक जो है सभी के लिए जो है घर ये प्रस्तावित किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2015 से ये स्टार्ट हुआ था भाई, जून 2015 में, और 2022 तक आपका ये टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। तो आप सभी जानते हैं कि 2 नवंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन जो है हमारा, इसके द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में हमने संशोधन किए, और इसमें जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसके स्थान पर हमने प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसकी हमने बात की। ठीक है, तो ये वर्ड हमने जोड़े थे। ठीक है, तो इसके अलावा भाई राष्ट्र की एकता जो है, जैसे जो शब्द है इनकी जगह हमने राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये जो है प्रस्तावना में हमने चेंजमेंट किए थे भाई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू आपका ये हुआ था। तो ये संविधान संशोधन हमारा जो है 1976 में हुआ था दोस्तों। 2 नवंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, और इसके तहत हमने अपनी प्रस्तावना में जो भारत को जो प्रभुत्व संपन्न जो लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता था, उसकी जगह हमने क्या दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पे किए। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द हमने ये जोड़े थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या फिर केंद्र और राज्य के बीच जो है संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे जो वित्त आयोग है, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, वो राज्य और केंद्र के बीच में जो संसाधन है उनके बंटवारे पर यहाँ पे डिसीजन लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्बी वाले जो है कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला जो है भारतीय सिपाही कौन सा था? तो भाई पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को इनकार कर दिया था कि भाई मैं यूज नहीं करूँगा? तो मंगल पांडे दोस्तों ये था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, तो मंगल पांडे हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिसको हम कहते हैं भाई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो है आपका ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे दोस्तों। यहाँ पे आपको 34वीं जो है यहाँ पे रेजिमेंट आपको ध्यान रखना है। 34वीं रेजिमेंट जो आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ये सिपाही था। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है भाई, मुद्रास्फीति के समय के दौरान की गई दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो भाई मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में जो है यहाँ पे क्या होगा भाई, आपकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में से क्या होगा? तो भाई कर की दर जो है आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ की जो है भाई अलग से आपकी क्लासेस ले लेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी जो है दोस्तों आपकी हो जाएगी। हरियाणा जीके की भी आपकी अलग से जो है क्लासेस आ रही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। तो जैसे ये चेचक का जो है होने का क्या कारण है? तो दोस्तों वेरियोला वायरस के कारण जो है चेचक आपका होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक आपका होता है भाई। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो भाई पृथ्वी की जो है आयु कितनी है, तो इसका हम पता लगा सकते हैं रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है जीवाणुओं से होने वाला रोग है? तो दोस्तों जो बैक्टीरिया से आपका जो रोग होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं। तो इसमें कौन सा रोग है जो जीवाणु से? हाँ सभी जानते हैं जो है प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ठीक है, ये वायरस से भी नहीं होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाला जो प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से जो है फैलने वाला जो रोग है मलेरिया। जुखाम दोस्तों कोल्ड है आपका वायरस से होता है। ठीक है, और यहाँ पे सुजाग जो है गोनोरिया जो हो जाता है दोस्तों, ये आपका जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही दोस्तों डेली आपके
टेस्ट होंगे। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 200 प्लस जो है दोस्तों अगर आप कर लेते हो तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, हरियाणा जीके की और रीजनिंग और मैथ की जो है ये आपकी अलग अलग वीडियो आया करेंगी भाई। ठीक है, तो हरियाणा जीके की आपकी अलग से आती है डेली, और रीजनिंग और मैथ की भी है आपकी दोस्तों डेली अलग से ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पे नेशनल जीके और ये जो बाकी कंप्यूटर के, तो बाकी जो अदर पोर्शन है वो हम एक साथ जैसे आज करवाए हैं ऐसे ही हम डेली करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।